आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट FY कर दे रहे हैं, याद रखना है। यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 एंड 5 हो चुका है, यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, बॉन्ड क्या होता है। ये जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है और ना केमिस्ट्री वाला बॉन्ड है। केमिस्ट्री में भी बॉन्ड इस्तेमाल होता है। ये बॉन्ड क्या होता है, हिंदी में बॉन्ड बोलते हैं। पहले क्या होता था कि जब गवर्नमेंट को पब्लिक से पैसा लेना होता था, गवर्नमेंट को पब्लिक से पैसा लेना होता था तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती थी। क्या इशू करती थी? बॉन्ड। और अगर कंपनी को पैसा लेना होता था पब्लिक से तो कंपनी डिवेंचर इशू करती थी। यानी कंपनी को अगर मार्केट से पैसा उठाना है तो डिवेंचर इशू करके लाएगी, और गवर्नमेंट को अगर मार्केट से पैसा उठाना है तो क्या इशू करती थी? बॉन्ड। लेकिन अब सेमी गवर्नमेंट बॉन्ड भी आ गए। सेमी गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब बहुत सारी कंपनियों को ये पावर मिल गया है कि वो भी बॉन्ड इशू कर सकते हैं, इसलिए कंपनियां भी अब बॉन्ड इशू करती है। उसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट बॉन्ड। आधा सरकारी रहेगा, आधा प्राइवेट रहेगा। लेकिन बॉन्ड जनरली जो इशू होता है वो किसके लिए होता है? गवर्नमेंट के लिए होता है। गवर्नमेंट को जब पैसा मार्केट से उठाना पड़ता है, पैसा लाना पड़ता है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। और बॉन्ड का मीनिंग हम लोग देखें, बॉन्ड क्या होता है। तो ये ऐसा यूनिट चीज़ है ना, जो आपके पास पूरा कंटेंट इसका है ही नहीं। चलिए लिखते हैं। बोलता है बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी, टाइप ऑफ सिक्योरिटी under which the issuer owes the holders a debts and is obliged and is depending on the terms, depending on the terms to pay the principal of bond, to pay the principal of the bond at maturity date as well as interest over a specified amount, over a specified amount of time. Interest is usually payable at fixed interval, payable at fixed interval. बोल क्या रहे हिंदी में? बॉन्ड एक ऐसी प्रतिभूति है जिसमें या जिसके द्वारा बाजार से एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित दर से पैसा उधार लिया जाता है। एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित दर से पैसा उधार लिया जाता है, जिसमें निश्चित अवधि के बाद पैसा वापस किया
और ब्याज का भुगतान निश्चित दर से निश्चित समय अंतराल पर बॉन्ड क्या है? एक सिक्योरिटी है। बॉन्ड एक ऐसा सिक्योरिटी है जो एक फिक्स इंटरवल में क्या करता है, एक निश्चित इंटरवल में पैसा मार्केट से उठाता है और एक फिक्स पीरियड में बाद क्या करता है, उसका पैसा चुका देता है। इसको तो दे देते। बॉन्ड एक ऐसा सिक्योरिटी है जिसमें लोग एक फिक्स पीरियड के लिए पैसा मार्केट से उठाते हैं और फिक्स पीरियड के बाद उस पैसे को वापस कर देते हैं। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पहले से फिक्स रहता है। तो और कंपनी अगर पैसा मार्केट से उठाएगी तो डिबेंचर के जरिए, और गवर्नमेंट अगर पैसा मार्केट से उठाती है तो वो बॉन्ड के जरिए। बॉन्ड एक सर्टिफिकेट है, इसे बोल सकते हैं इट इज़ अ लोन सर्टिफिकेट। अगर बॉन्ड के बारे में और लिखना चाहते हैं बोल सकते हैं इट इज़ अ लोन सर्टिफिकेट। ठीक है, यह ऋण लेने का प्रमाण पत्र है। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसको कौन इशू करता है तो लिख लीजिए इट इज इशूड बाई गवर्नमेंट। अब यहाँ गवर्नमेंट लिख ले रहे हैं लेकिन सेमी गवर्नमेंट भी हो गया है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी इसको जारी करता है। यह सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कोई दिक्कत है? ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करता है। अभी सेमी गवर्नमेंट भी हो गया है। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट का मतलब है कि उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी पावर मिला है कि वो बॉन्ड इशू करके पैसा अपना ले सकते हैं मार्केट से। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी थे उनको डिबेंचर इशू करने का पावर था, बॉन्ड नहीं। लेकिन कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बॉन्ड इशू करके भी मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, ले रहे हैं। इसलिए ये बोला जा सकता है कि सेमी गवर्नमेंट बॉन्ड भी आ गया है। कुछ संस्थाओं को सरकार पावर दे रखी है कि वो बॉन्ड के जरिए भी पैसा उठा सकते हैं। बॉन्ड एक तरीका है मार्केट से पैसा उठाने का। अगर सरकार पैसा उठाना चाहती है तो बॉन्ड के जरिए उठा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं? बॉन्ड के प्रकार, कितने तरह के बॉन्ड होते हैं? तो देखिए, बॉन्ड के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर फेमस बॉन्ड का टाइप है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, आप लोग सुने होंगे। दो बॉन्ड तो आप लोग जरूर सुने होंगे। पहला जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, इसको बोलते हैं शून्य कूपन बॉन्ड। ट्रेजरी बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड के SURY होना चाहिए। इसका हिंदी भी ट्रेजरी होता है, कितना हिंदी इंग्लिश सेम ही रहता है। ट्रेजरी बॉन्ड म्युनिसिपल बॉन्ड होता है। म्युनिसिपल बॉन्ड हिंदी इंग्लिश सेम ही रहता है बॉन्ड का। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, निवेश स्तर बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, निगमित बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ETC कर देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बॉन्ड, बहुत सारे टाइप्स के हैं जो कंपनी इशू करती है या कोई संस्थाएं इशू करती है लोन लेने के लिए। ध्यान दीजिएगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अगर पैसा चाहिए तो कौन सा बॉन्ड इशू करेगा? म्युनिसिपल बॉन्ड। वो अपने पास बॉन्ड है।
कॉर्पोरेट को अगर पैसा चाहिए मार्केट से तो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करेगा। तो सबका अलग अलग बॉन्ड्स है। हर इंस्टीट्यूशन को जब मार्केट से पैसा चाहिए होता है तो अपने हिसाब से वो बॉन्ड इशू करता है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा रहता, ऐसा बॉन्ड जिसमें आप पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन कितना रिटर्न मिलेगा ये पहले से लिखा नहीं रहता है, ये उसी समय पता चलेगा जब आपको मिलेगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ट्रेजरी बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है? सरकार इशू करती है, जब ट्रेजरी में घट जाता है पैसा तो सरकार ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है और वहाँ से पैसा पब्लिक से लाती है और फिर अपना काम करती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को अगर पैसा चाहिए तो म्यूनसिपल बॉन्ड इशू करता है। तो सबका बॉन्ड का टाइप अलग अलग है, जिसको जिस हिसाब से पैसा चाहिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, बहुत सारे लोग क्या करता है, बहुत सारी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट का के लिए ज़्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट ग्रेडिंग करता है, उसके लिए बॉन्ड इशू करता है ताकि उसका इन्वेस्टमेंट जो है पैटर्न ठीक हो जाए, उसके लिए बॉन्ड इशू करता है। कॉर्पोरेट अगर बॉन्ड इशू कर, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी को पैसा चाहिए। आज के समय अभी भी बताया कि कुछ कंपनियां भी बॉन्ड इशू करती तो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करेगा कि हम आपको बॉन्ड पेपर दे देते हैं और उसके बेस पर हमको लोन दीजिए, क्योंकि कर्ज कोई आसानी से नहीं देता, उसको देना पड़ेगा कोई ना कोई सिक्योरिटी, तो उसको बॉन्ड पेपर इशू कर देंगे और उसके आधार पर उससे लोन उठा लेंगे। ये होता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब हम लोग देखेंगे बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है इसमें वो है एस्टिमेटिंग बॉन्ड यील्ड। आप बॉन्ड के इनकम को कैसे एस्टिमेट करेंगे कि कितना आएगा, तो बॉन्ड यील्ड कैसे कैसे निकालेंगे। तो अभी देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड यील्ड। यील्ड मतलब क्या होता है? हाँ, यील्ड का मतलब होता है इनकम। बॉन्ड से कैसे इनकम निकालेंगे, तो बॉन्ड से इनकम कैसे आता है? बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, बॉन्ड में ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कैसे तय करेंगे कि कितना हमको इनकम मिल रहा है? अगर 5 लाख रुपये हम बॉन्ड में लगा दिए तो कितना इनकम मिल रहा है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बॉन्ड यील्ड का। तो पहला बॉन्ड यील्ड का फॉर्मूला होता है कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाय बॉन्ड प्राइस इंटू 100। दूसरा है स्टॉक यील्ड। अगर स्टॉक यील्ड निकालना चाहते तो कैसे निकालेंगे? स्टॉक इनकम बोलता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस इंटू क्या होगा 100। और तीसरा अगर रियल एस्टेट यील्ड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? रियल एस्टेट यील्ड बराबर क्या होता है? नेट रेंटल इनकम। तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख दे रहे हैं हम, ऊपर वाले दोनों का जरूरत पड़ेगा। नेट रेंटल इनकम बाय रियल एस्टेट, रियल इस्टेट होता है ना, रियल एस्टेट वैल्यू इंटू 100। इससे भी निकल जाएगा बॉन्ड। आप लोगों को इसमें 2 बॉन्ड का कैलकुलेशन ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड यील्ड का मतलब बॉन्ड से कितना इनकम आता है। कैसे निकालते हैं बॉन्ड से कितना इनकम आता है? रेट कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही आसान है। अगर मान लो बैंक में 1 लाख रुपया जमा किए और साल भर में 8,000 रुपया मिला हमको ब्याज। बैंक में 1 लाख जमा किया और साल भर में 8,000 ब्याज मिला, तो कैसे मानेंगे कितना इनकम हुआ? ब्याज बटा टोटल अमाउंट इंटू 100। वही तो किए, देखिए यहाँ कूपन अमाउंट, कूपन में कितना मिला? 0 कूपन, मतलब उसका रेट तय नहीं था, तो हमारा कूपन अमाउंट हो गया 8,000 और टोटल बॉन्ड का प्राइस था 1 लाख। तो 1 लाख में अगर 8,000 मिलता है इंटू 100 कर देंगे तो पता चलेगा ना 8% इनकम हो रहा है, हाँ या नहीं? ये एग्जाम्पल देके दिखाएं। अगर मान लीजिए कि कूपन अमाउंट 8,000 है, यानी 8,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है ब्याज का पैसा। कूपन मतलब ब्याज, तो कूपन अमाउंट 8,000 ब्याज मिला बटा बॉन्ड का प्राइस 1 लाख, तो 8,000 बटा 1 लाख इंटू 100 कर देंगे, 8% निकल जाएगा ना। तो ये इनकम बताता है कि कितना कमाते हैं आप। तो इनकम यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना कमाते हो। तो उसके लिए कूपन अमाउंट जो आपको ब्याज मिला इसको इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, कूपन अमाउंट को इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट या इनकम लिख सकते हैं। इनकम बटा बॉन्ड प्राइस इंटू 100। यहाँ भी देखो वही है, डिविडेंड बटा स्टॉक प्राइस इंटू 100। जैसे अगर हमने 16 लाख रुपये कहीं शेयर में लगाया और 16 लाख के बदले में हमको 1,60,000 का डिविडेंड मिला, तो कैसे निकालेंगे? किस रेट से मिला? 16 लाख के बदले में अगर 1,60,000 डिविडेंड मिला तो कैसे निकालेंगे? किस रेट से? तो बोलता है 1,60,000 बटा 16 लाख इंटू क्या करना है 100, निकाल लीजिएगा, 10% आ जाएगा। तो ये बोलता है इनकम कैसे निकालेंगे, बॉन्ड का इनकम हो या स्टॉक का इनकम हो, कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग इस यूनिट में देखेंगे रिस्क के बारे में। हम लोगों को पढ़ना है रिस्क। बॉन्ड, अगर हम लोग बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो रिस्क है कि नहीं? रिस्क फैक्टर है, जोखिम जिसको बोलते हैं। तो रिस्क क्या होता है?
रिस्क, हाँ, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, या कोई अनसर्टेनिटी अगर लगे, जहाँ आप सर्टेन नहीं है, जहाँ आप निश्चित नहीं किसी बात को लेकर, वहाँ रिस्क होता है। जैसे कोई पैसा लगा रहा है और फिर अब उसको पता ही नहीं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं बोलता है कि रिस्क है यार, अभी लगा तो रहे, पता नहीं पैसा मिलेगा। लेकिन जहाँ आप श्योर हैं कि ये काम होगा ही होगा, वहाँ रिस्क नहीं होता। लेकिन बिजनेस अगर हम लोग करते हैं तो बिजनेस में हमेशा क्या है, रिस्क है, क्योंकि हर जगह पे आप श्योर नहीं रहते कि एकदम पैसा मिलना ही मिलना, कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। सिचुएशन ठीक रहा तो कमाएंगे, नहीं सिचुएशन ठीक रहा तो कमाएंगे नहीं। तो बोलता है रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस, रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस। हानि होने की संभावना, ध्यान दीजिएगा, हानि होने की संभावना जोखिम है। हानि होने की संभावना क्या है, जोखिम, रिस्क है। कोई दिक्कत है? रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। जहां आपको लगता है कहीं लॉस हो सकता है, वो समझ जाओ रिस्क है, और जहां आप श्योर हैं कि कोई लॉस नहीं होगा, वहां रिस्क नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क। कितने तरह के रिस्क होते हैं? अच्छा, कोई रिस्क को कंट्रोल कर सकता है, ख़त्म कर सकता है? ख़त्म इस दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो रिस्क को ख़त्म कर सकता है, कोई नहीं। ये नहीं बोल सकता है मेरे पास कोई रिस्क नहीं। रिस्क तो हर जगह है, लेकिन रिस्क को ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट कंट्रोल तो किया जा सकता है ना। कंट्रोल करने के लिए उसके टाइप्स को जानिए कि कितने तरह के रिस्क होते हैं। तो दो तरह के रिस्क आपको बताया गया होगा, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क या समेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क, इसको समेटिक रिस्क भी बोलते हैं, व्यवस्थित जोखिम। और दूसरा होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अव्यवस्थित जोखिम। सिस्टमेटिक रिस्क और असिस्टमेटिक रिस्क, दो तरह का रिस्क है। एक है जहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। अच्छा, दोनों कंट्रोल में किसको कंट्रोल कर सकते हैं? सिस्टमेटिक को कंट्रोल कर सकते हैं, अनसिस्टमेटिक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, और इसको आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये रिस्क ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सिस्टमेटिक वाले में सब कुछ वो चलेगा। जैसे मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने मार्केट से लोन उठाया, मार्केट से पैसा लिया और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ब्याज का दर बढ़ गया, आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी रिस्क है। तो बॉन्ड में जब हम लोग पैसा लगाते हैं तो रिस्क है, दो तरह का, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। ध्यान ये देना है कि अगर मार्केट में कुछ रेगुलेशन चेंज हो गए, रूल्स चेंज हो गए, तो बॉन्ड पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, मार्केट अगर डिक्रीज कर गया या डिसेशन में चला गया, जिसको रिसेशन बोलते हैं, रिसेशन में चला गया, मार्केट एकदम नीचे चला जा रहा है, उसके कारण भी आपके बॉन्ड के पैसे पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केट अगर अच्छा ग्रो कर रहा था, उसके कारण भी आपके बॉन्ड के पैसे पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बॉन्ड में भी रिस्क है, और ये रिस्क को आपको ध्यान देना होगा कि जब हम पैसा बॉन्ड में लगाते हैं तो रिस्क ही होता है। रिस्क लेंगे तभी प्रॉफिट होगा। रिस्क के बदले में जो रिटर्न मिलता है ना, वही रिवार्ड होता है। रिस्क के बदले में जो रिटर्न मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसी को रिवार्ड बोलते हैं। उसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में प्रॉफिट बोलते हैं। उसी को कोई इंटरेस्ट बोलता है। सब वही है। आपने रिस्क लिया, उसके बदले में जो मिलेगा उसको इंटरेस्ट बोलो, उसी को प्रॉफिट बोलो। अब लगाने के ऊपर है। अगर आप लगा दिए लोन में पैसा, ऐसे जगह पे लगाएं, डिवेंचर में पैसा लगा दिए, तो डिवेंचर के बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इसका मतलब रिस्क के बदले में वहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपने कहीं कैपिटल में पैसा लगा दिया, तो इसका मतलब है कैपिटल के बदले में आपको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिलेगा। कैपिटल में पैसा शेयर में लगाएंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट या इंटरेस्ट। शेयर में पैसा लगाएंगे तो मिलेगा प्रॉफिट, और अगर डिबेंचर में पैसा लगाएंगे तो मिलेगा इंटरेस्ट। यानी रिवार्ड जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, या तो प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकता है। यानी या तो आप कैपिटल में पैसा लगाओगे, या तो लोन में पैसा लगाओगे। लोन में पैसा लगाओगे, उसको क्या बोलेंगे? उसके बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और अगर कैपिटल में पैसा लगाएंगे, उसके बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। यही हम लोग को इस टॉपिक में देखना था। इसमें और कुछ नहीं है। हम लोग यूनिट 3 में एंटर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका एक और चीज़ है, क्रेडिट रेटिंग होता है। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? बॉन्ड का क्रेडिट रेटिंग होता है कि कौन सा बॉन्ड सबसे बढ़िया और कौन सा बॉन्ड सबसे अच्छा नहीं माना जाता है, एवरेज। तो 3 तरह का रेटिंग होता है, ए ग्रेड बॉन्ड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ए ग्रेड का मतलब क्या होता है? सबसे बेस्ट बॉन्ड, जहाँ पे रिटर्न एकदम श्योर रहेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। जो अच्छी कंपनियों के बॉन्ड होते हैं उसको ए ग्रेड बॉन्ड बोलते हैं।
दूसरा रेटिंग होता है जो मीडियम वाले होते हैं, मीडियम वाला मतलब जिसका परफॉर्मेंस एवरेज है, और तीसरा कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहता है। तो ये ग्रेडिंग होता है। आपको जब भी पैसा लगाना चाहिए तो कोशिश करना चाहिए कि हम लोग एवरेज वाला या उससे ऊपर वाले में लगाएं, क्योंकि पुअर वाले बॉन्ड में अगर पैसा लगाएंगे तो रिटर्न बेटर नहीं आ पाएगा। तो ग्रेडिंग भी हम लोगों को इसमें देखना है इस यूनिट के अंदर। इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट में हम लोग थर्ड यूनिट देखेंगे। स्टॉप कर दीजिए इसको।